It's pretty much the same pattern all over again. And what we witnessed on 22nd February in Delhi University was completely the structure of a riot. That's what happens in basically a riot. You let the riot mobs loose, and the police is suspended. The police is, asked not to act, and we just saw it in action. And 22nd February was a day of extreme disgust and disillusionment. 28th February has come with a new sort of hope, and it's pretty much like the JNU incident all over again. First, you see some doctored videos, then you see a certain kind of narrative being run, and then you see people hitting the streets. My appeal to all of you sitting here is that if we are planning to fight fascism, the time is now. There is nothing that we have to wait for, because these street kids in the streets of DU today, they are resisting fascism in its very जिसको हिंदी में हम लोग गढ़ बोलते हैं, जो इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसके अंदर उसको रेजिस्ट कर रहे हैं. And I really I'm amazed by the courage of these students who are armed with nothing but ideas to fight the Sangh. And there are 2-3 things that are that are consistent in all these kinds of violence, be it the Sikh riots, be it the violence on Najib, be it the violence in Delhi University. First of all, the police is completely co-opted. The police is completely hand in glove with the ruling establishment. अभी हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं. एक स्लोगन हज़ार की तादाद में लोगों ने लगाया कि यूनिवर्सिटी हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की. ये देश हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का. तो आज एक ऐसा समय आ चुका है जहाँ पर बोलने की आज़ादी पर पाबंदी है. आपका मुंह लगातार सील दिया जाता है कि आप बोल भी नहीं सकते. अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं, आपको डेमोक्रेटिक राइट टू स्पीक नहीं है. आपका जो फंडामेंटल बुनियादी अधिकार है उसके ऊपर हनन है. While starting, I would want to borrow a line from sorry, it's because of the protest in due. I'd like to borrow a line from Milan Kundera, who says that our struggle against power is a struggle of memory against forgetting. And I think what better way there could be to say it out to the powers that be that we will not forget Gujarat than to march today in thousands in Delhi University against their foot soldiers, against AVP, against the Sangh. जब 21-22 को यही चीज़ रामजस में घटती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में घटती है, फिर वही सारे वाक़े हमारे सामने दौड़ते हैं, आंखों के सामने दौड़ते हैं. सारे लोग बताते हैं किस तरह से एबीवीपी के लोगों ने पत्थर हम पर फेंके, किस तरह से हम पर लाठी डंडे बरसाए गए, और पुलिस कुछ नहीं कर रही थी. पुलिस देख रही थी, पुलिस उल्टा उनको इनकरेज कर रही थी, करते रहो और अच्छा है, और इस तरह से. तो हमको लगता है कि जिस तरह से जो लोग राइट में इस तरह का फेस किए होंगे उनके लिए कितना ये डीपन होता है. और हमको इसी समय ये लगता है कि यही सही मौका है जब हम अक्रॉस द सेक्शन, अक्रॉस द जो बोर्ड है वो सॉलिडरिटीज़ बना सकते हैं. क्योंकि जो चीज़ हम लोग अभी तक अपने पढ़ के जान रहे थे, हम लोग नारों में देखते थे, प्रोटेस्ट करके देखते थे, अब वो हमको भी फेस करना पड़ रहा है. और इससे ही सही एम्पैथी और सही सॉलिडरिटी खड़ी हो सकती है. जो बात रामजस के सेमिनार की अगर बोले तो मैं कुछ दिनों पहले ऐसे ही सोच रहा था कि सपोज कि वहाँ पे उमर खालिद को बुलाया नहीं गया होता और उमर किसी सेमिनार में आज जाना चाहता है और अपना पेपर प्रेजेंट करना चाहता है एक एकेडमिशियन होने के नाते, तो क्या उसको ये राइट टू लाइफ के अंतर्गत आने वाला क्या राइट नहीं मिलेगा? क्यों आज मीडिया, पूरा एबीवीपी, कम्युनल प्रोपेगेंडा, उनका आईटी सेल, उनके ट्रोल आर्मी, सारा उमर खालिद और सहला रशीद इन दो नामों में इंटरेस्टेड है? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग यहाँ बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पत्थर, ईंट, डंडे वंडे लेके कोई खड़ा नहीं है, और ऐसी स्पेसेस बची रहे हैं और ऐसी स्पेसेस और भी बने. इसकी लड़ाई हमारी जारी रहेगी. आज मैं जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को, अध्यापकों को, जो आज सड़कों पे उतरे और जिस प्रतिरोध की संस्कृति नामक सेमिनार को रोकने की कोशिश की थी, उस प्रतिरोध की संस्कृति को वहाँ की सड़कों पर लेकर आए. उनको मेरा जय भीम और लाल सलाम. आज का मार्च जो दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ, उस मार्च में 2 नारे, बहुत मुख्य नारे थे. एक आज़ादी का नारा, दूसरा इंसाफ का नारा. अभी जो रामजस में भी हुआ है, इस पूरे हंगामे में ये चीज़ गायब है कि किसी को भी वायलेंस करने का अधिकार कौन देता है. कंगारू कोर्ट में जस्टिस इंश्योर करने का राइट आपको कौन देता है?
किसी के ऊपर कोई आरोप लगा है, उस आरोप को साबित होने से पहले ही आप उसको एक्यूज्ड मान करके सजा देना चाहते हैं, ये राइट आपको कौन देता है? ये तमाम चीज़ों पे कोई बातचीत नहीं होती है। आखिर हम इतने बेदर्द कैसे हो गए कि जब तक हमारा घर नहीं जला, ना हमें जलता हुआ धुआं दिखाई दिया, ना उसकी गर्मी महसूस हुई। मैं बताता हूँ, बहुत खुश हूँ, आज डीयू में जाकर के भाषण भी दे करके आया हूँ। डीयू के लोग कहते थे ये जेएनयू वाले ना, आज मैं खुश हूँ कि वो इस बात को बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। That even if we take just the incident of 21st, these people went and attacked and vandalized that venue because Umar Khalid was there and they would not let Umar Khalid speak. But of course, beyond that, we also know that they have a problem with our ideas. And beyond that, what we also know is that after Ramjas, they straight went and attacked a program by Pinjra Tod, which is a collective of women in DU who have been asserting their voices. Now, in their attacks, they're attacking all the various shades of these various second-class citizenships. We know that these days one of the very good ways of probably understanding the mass psyche is to just read trolls. And one of these people write that after Ramjas, that if you guys are talking too much, we'll send you to Rohit Vemula. मुझे सबसे अच्छी चीज जो लग रही है कि रामजस के बहाने इनका जो एक मेजॉरिटेरियन मिथ था वो टूट रहा है। उस मिथ को और तोड़ना होगा, रोहित वेमुला के साथ खड़ा होना होगा और ये पूरी दलित और अल्पसंख्यक विमर्श साथ में प्रगतिशील लोगों को लेकर के हमें लेके जाना होगा।